नमस्कार सभी साथियों को। प्रणाम आप सबको। और आज के सेशन में मैं आपके साथ एक विशेष चीज़ को लेकर के डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले तो जितने सारे मेरे पेज पे महिला लर्नर हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि कल देश की पार्लियामेंट ने नए संसद भवन में देश की आधी आबादी नारी शक्ति के लिए महिला वंदन सशक्तिकरण बिल पास कर पार्लियामेंट में और असेंबली में 1/3 सीटें आपके लिए रिजर्व कर दी। ये देश की हिस्ट्री में आपके लिए बहुत ही अहम दिन है, इसलिए मैं सभी माताओं एवं बहनों को बधाई देना चाहता हूँ। और हो सकता है कि हमारे जो लर्नर हैं एक दिन असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे और कभी ये मानस आ जाए तो वीआरएस लेकर के आप पार्लियामेंट्री या असेंबली इलेक्शन में भी कूद पड़े और पब्लिक सपोर्ट आपको मिले तो आप उस चौखट पे भी जा पाए। मेरी आपसे ये दुआएं हैं आपके साथ। फिर आज जिस चैप्टर पर हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही शॉर्ट मैटर पर मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी इस बात को लेकर के अभी भी असमंजस में है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 को समय पर करवा पाएगा या नहीं। प्यारे विद्यार्थियों, इस पर जहाँ तक मैं समझता था डिस्कस करना सही नहीं था। एक मिनट। मैं यूं कह रहा था कि इस पर डिस्कस करना इस समय इतना सही नहीं था। बावजूद आप बार बार ये चीज प्लेटफॉर्म पे भी पूछ रहे हैं, इंडिविजुअल भी पूछ रहे हैं, और कई हमारे जो अच्छे ट्यूटर है वो ये बता भी रहे हैं कि इस समय क्या कंडीशंस है। तो मैं आज के इस जॉइंट सेशन में दो तीन बातों पर एक साथ कंबाइन कर लूंगा। एक तो एग्जाम तिथि को लेकर के वर्तमान में क्या सिनेरियो चल रहा है, और दूसरा यदि एग्जाम इस समय होता है या आगे जाता है तो फिर हमारी रणनीति में क्या बदलाव होना चाहिए। और तीसरी चीज मैं ज्योग्राफी को लेकर के डिस्कस कर लूंगा कि अब हमें ज्योग्राफी के जो सिलेबस है उस पर क्या चीजें कनेक्ट करनी है। तो सबसे पहले अपन बात कर लें कि क्या अक्टूबर जो राजस्थान लोक सेवा आयोग ने तिथि तय कर रखी है, उसको लेकर के अभी क्या आइडिया है। बहुत सारे ट्यूटर, क्योंकि मैं ये पूर्णतः नहीं कह सकता कि एग्जाम अक्टूबर में होगा या आगे जाएगा, हम एक पॉसिबिलिटी बता सकते हैं, एक संभावना बता सकते हैं। और मैं कभी भी आपको ये नहीं कहूंगा कि आपको ये मान के बैठ जाना है कि एग्जाम अक्टूबर में नहीं होगा। मैं एक पॉसिबिलिटी बताता हूं कि क्या एग्जाम अक्टूबर में संभव है कि नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, जो सीरियस तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो मैं यही कहूंगा कि आपको अक्टूबर ही मान के चलना है। और मैं सबको ये कह रहा हूं कि जब तक आरपीएससी अपना नोटिफिकेशन जारी न कर दे एग्जाम एक्सटेंस का, तब तक आपको अक्टूबर मानना है। क्योंकि आरपीएससी के अंदर खेमे क्या चल रहा है किसी को पता नहीं है। हाँ, अपन कुछ इश्यूज को मान करके एक पॉसिबिलिटी बना सकते हैं कि अक्टूबर में नहीं होगा। तो यदि मैं मानूं तो जब तक आरपीएससी अपना नोटिफिकेशन जारी न करें तब तक आपको अक्टूबर ही मानना है। और बेस्ट जो सीरियस तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप आपके सिलेबस को अक्टूबर तक वेल स्ट्रांग बना दोगे। तो यदि एग्जाम फॉर फ्यूचर आगे जाता भी है तो अपने लिए सहूलियत रहेगी। अब अक्टूबर में एग्जाम हो इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, मुझे एक दो पॉसिबिलिटी नजर आती है, बाकी
अक्टूबर में नहीं होने के चांस ज्यादा है। ऐसा लग रहा है कि 10 से 15% पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पूर्व में हम जितने सारे आइडियाज लगा रहे थे उन आइडियाज पर आरपीएससी कुछ हद तक खरी उतरी है। जैसे आपको होम साइंस को लेकर के और जो इश्यू था कि भाई होम साइंस के बच्चे हैं वो कोर्ट में जाएंगे, उनका नोटिफिकेशन नहीं आया, तो आरपीएससी ने उसका सेपरेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वो एक इश्यू वहां से क्लियर हो गया है। तो ये बात समझ लें कि आरपीएससी होम साइंस वाले मैटर को अलग कर दिया है। इसका मतलब आरपीएससी इस मंशा में है कि हमें एग्जाम टाइम पे करवाना है। इसके अलावा आरपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में जो फॉर्म संशोधन का विकल्प था वो भी क्लियर कर दिया है। और अपने मूल नोटिफिकेशन में आरपीएससी ने ये लिखा था कि भी एग्जाम से ठीक 40-45 दिन पहले फॉर्म संशोधन का विकल्प दिया जाएगा। तो आरपीएससी उस पर भी खरी उतर गई है। अब ये चीज देखने के बाद ऐसा लगता है कि आरपीएससी वर्क तो कर रही है, काम तो कर रही है। अब अक्टूबर एंड एक पॉसिबिलिटी बन सकती, क्योंकि अभी भी अक्टूबर एंड में 40 दिन बाकी है। तो हो सकता है अगले 2-4 दिन के अंदर नोटिफिकेशन आ जाए। मैं ये अक्टूबर की बात कर रहा हूं। और इस समय आरपीएससी के पास हाँ कुछ एग्जाम्स है, उसका मैं उसमें करूंगा। फिर भी आरपीएससी के पास अपनी साख को बचाने का भी एक विकल्प है। ये तो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मैं दोनों एंगल से सोचता हूं। आप मुझे 100% या मत समझना, दोनों एंगल से मैं सोचता हूं कि अक्टूबर माने तो क्यों माने, लेकिन मैं कहता हूं कि अक्टूबर की पॉसिबिलिटी 10 से 15% ही है। अब एग्जाम अक्टूबर में संभावना कम है, इस पर भी अपन चर्चा कर लें। और ये पॉइंट ऑफ व्यू मजबूत लग रहा है मुझे। मैं कहता हूं कि आरपीएससी कोई चमत्कार करे तो यह कर सकती है, लेकिन जब चमत्कार नहीं है संजय सोत्रिय जी के पास, क्योंकि बोर्ड मेंबर भी कम है और भी बहुत सारे रीजन है, तो फिर एक पॉसिबिलिटी बनती है कि एग्जाम आगे जाए। और एग्जाम आगे जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो 85% प्लस है। 85% से ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम आगे जाए। अब एग्जाम आगे जाने का सबसे बड़ा रीजन क्या हो सकता है? तो सबसे बड़ा रीजन, देखो अलग अलग रीजन हो सकते हैं। सबसे बड़ा रीजन ये है कि आरपीएससी ने अक्टूबर का अपना लगभग लगभग सिनेरियो क्लियर कर दिया है कि अक्टूबर में कौन कौन से एग्जाम होंगे। यदि आरपीएससी की मंशा होती तो अपने शेड्यूल के अंदर कहीं न कहीं एक संभावित तिथि या संभावित सप्ताह बता देती। तो पहले पॉइंट ऑफ व्यू से आरपीएससी अक्टूबर में एग्जाम नहीं करवा सकती, क्योंकि उन्होंने अपने शेड्यूल में नहीं डाला। मान लें कि शेड्यूल में नहीं है, फिर भी वो अचानक डेट दे देती है, तो ये एग्जाम करीबन 20 से 25 दिन चलेंगे। और अक्टूबर में तो 20 से 25 दिन की कोई पॉसिबिलिटी मुझे नजर नहीं आती कि 20 से 25 दिन कोई मिलेंगे। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये क्लियर हो गया, जो मैं इसको सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू मानता हूं। बाकी और भी बहुत सारे रीजन हैं। इसके अलावा नंबर 2, चुनाव। ये मेजर फैक्टर काम कर रहा है इस समय। कहते हैं कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आचार संहिता लग जाएगी। एग्जाम को कंडक्ट करने में कम से कम 20 से 25 दिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की पूरी मशीनरी उसके अंदर लगती है। और इस समय अक्टूबर के अंतिम सप्ताह, नवंबर के प्रथम सप्ताह में ट्रेनिंग का दौर भी चलेगा। तो ऐसी कंडीशंस में जहां तक मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं है। उसके बाद एक पॉसिबिलिटी ये भी लगती है कि भाई स्टूडेंटों की भी ये मांग है, आरपीएससी का भी ये सर्कुलर रहता है कि भाई एग्जाम से 40 दिन पहले, कम से कम 40 दिन पहले आप डेट सर्कुलर सहित डालोगे। अभी तक आरपीएससी ने ऐसा कुछ किया नहीं है, तो 40 दिन तो बचे हैं। इसमें मैंने कहा था कि आज शाम तक
कल परसों तक आ जाए तो ठीक है, लेकिन शायद मुझे लगता नहीं। और आज से 40 दिन डालें तो भी अक्टूबर तो खत्म हो जाएगा, फिर नवंबर की बात रहेगी। नवंबर में मुझे ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं लगती। फिर एक इश्यूज कोर्ट मैटर का भी है जो अभी अभी आया है, SC ST की रिजर्वेशन का जो सिनेरियो है पोस्ट वैकेंट का, उनके पोस्ट जो डिवाइडेशन का, ये भी एक लीगल इश्यू बनता है। तो RPSC यदि बहाना चाहती है तो कोर्ट इश्यूज एक बहाना है, और जब तक इसका लीगल वो नहीं जाएगा कोर्ट के पास, लीगल आंसर नहीं जाएगा, कोर्ट सख्त रहेगा ऐसे मामलों में। और हाँ, RPSC के पास यदि लीगल है तो कम से कम वो 5 या 7 दिन में जब भी RPSC नोटिस दिया उससे पहले पहले वो लीगल करेगी। RPSC को लगता है कि ये इश्यूज क्लियर है तो फिर वो अक्टूबर में करवाने की पॉसिबिलिटी है। ये इतनी सारी पॉसिबिलिटी देख करके, इतनी सारी चीजें देख करके मुझे ऐसा लगता है, और भी बहुत सारे मैटर, मुझे ऐसा लगता है कि अक्टूबर में पॉसिबिलिटी नहीं है। और हाँ, अक्टूबर में पॉसिबिलिटी नहीं है तो फिर अगला प्रश्न आप सब बच्चों का जायज है, आपने यही पूछा था कि सर अक्टूबर में नहीं होगी तो कब होगी। तो फिर अपने पास दो विकल्प बचते हैं। देखो, एक तो इस समय देश की पार्लियामेंट में वन नेशन वन इलेक्शन का काफी चल रहा है, और 23 तारीख तक लगभग क्लियर हो जाएगा, 23-24 तारीख तक, कि वन नेशन वन इलेक्शन का क्या मुद्दा है। यदि वन नेशन वन इलेक्शन बिल क्लियर हो जाता है और उसको अभी से इंप्लीमेंट करते हैं, देखो विद्यार्थियों दो चीजें हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो गया तो ये चुनाव जो पार्लियामेंट के और असेंबली के चुनाव है ये साथ में होंगे, कोई कह रहा मार्च अप्रैल में, ये सब कयास है। क्योंकि जो महिला विधेयक आया है उस महिला विधेयक को कब इंप्लीमेंट किया जाएगा, 2029 के चुनाव में इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन यदि बिल आता है तो मैं दो पॉसिबिलिटी बताऊंगा कि यदि बच्चों को सही मान लें कि सर इस बार ही पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शन साथ होंगे, तो मे बी पॉसिबल वो इलेक्शन अप्रैल और मई में हो सकते हैं या मार्च और अप्रैल में हो सकते हैं। तो राजस्थान के इलेक्शन आगे जा सकते हैं, और हो सकता है राज्यपाल का शासन, राष्ट्रपति शासन आ जाए। तो ऐसे कंडीशंस के अंदर RPSC के पास एक मौका रहता है कि अक्टूबर में एग्जाम नहीं हुआ है और वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट हो चुका है और इलेक्शन के भी सर्कुलर सारे आ गए हैं, तो फिर दिसंबर एक पॉसिबिलिटी रहती है कि दिसंबर के अंदर एग्जाम करवा दिए जाए। लेकिन मैं कहता हूं कि ये थोड़ा आशा से परे है, हट करके है। यदि वन नेशन वन इलेक्शन आ भी जाए और आगे जाए कि भी अब इस पार्लियामेंट इलेक्शन में नहीं होगा, ये अगले वाले के अंदर होगा, और वन नेशन वन इलेक्शन बिल नहीं आए, ऐसी कंडीशंस में मुझे लगता है कि आपका मार्च और अप्रैल ये सफिशिएंट रहेगा RPSC के पास। मार्च और अप्रैल ही एक बढ़िया विकल्प दिख रहा है। अब कुछ लोग कहते हैं कि मई जून में जाएगा। आपको पता है मई के अंदर पार्लियामेंट इलेक्शन है, अप्रैल एंड मई से लेकर के और जून तक पार्लियामेंट इलेक्शन चलेंगे। तो मई जून पॉसिबिलिटी नहीं है, तो फिर जुलाई बैठेगा। यदि RPSC किसी कारणवश कंडक्ट नहीं करवा पाती है तो जुलाई बैठेगा। लेकिन मैं नहीं मानता हूं ये एक अच्छा विकल्प है RPSC के पास। हालांकि अप्रैल न जाकर के फरवरी मार्च हो सकता है, क्योंकि मार्च अप्रैल के अंदर बोर्ड के एग्जाम भी है और यूनिवर्सिटी के एग्जाम भी शुरू हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में फरवरी मार्च बैठता है बेटर विकल्प। तो आप इसको सिनेरियो मान के चलें कि भाई नहीं होता है अक्टूबर में तो फरवरी मार्च में हो जाए। अब ज्यादा इस पर मैं बहस नहीं करूंगा, ये चीज आपके सामने क्लियर हो गई।
मुझे लगता है 85% से ज्यादा चांसेस है ये अक्टूबर को हट करके जनवरी के बाद एग्जाम होने के। चलो ये चीज तो हो गई। अब अपने सामने एक और प्रश्न है कि यदि एग्जाम आगे जाता है तो स्टूडेंट क्या करें, विद्यार्थी क्या करें। विद्यार्थी की अपनी प्रॉब्लम है। जो विद्यार्थी बढ़िया तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने अपना सिलेबस स्ट्रॉन्ग कर रखा है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हैं, आपको ये मान के चलना है कि मेरा एग्जाम अक्टूबर में ही है और मुझे अक्टूबर तक वेल अप टू डेट हो जाना है। और जिन विद्यार्थियों ने अच्छी तैयारी कर ली है वो तो भगवान से यही दुआ करें कि अक्टूबर में एग्जाम हो जाए, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि बहुत से बच्चे इस मानसिकता में बैठे हैं कि एग्जाम नहीं होगा। तो बढ़िया तैयारी करने वाले, जिन्होंने अपना त्याग और समर्पण किया है, वो बच्चे यहां बेनिफिट ले लेंगे। काश अब उन बच्चों की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जो अक्टूबर मान के चलते हैं। तो जहां तक मैं समझता हूं कि आपके पास 100 दिन रहे थे, पिछले 100 दिनों में आपने कोर्स को बढ़िया किया होगा। अब आपके पास 30-40 दिन है, आप क्विक रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, सब अपने आप में समझदार है। क्विक रिवीजन आप कर रहे हैं। और एक चीज मैं आपको दूंगा, सलाह दूंगा कि भी जो हमारे पीवाई क्यूज और जो एमसी क्यूज है, यानी जो पुराने प्रश्न पत्र है या जो मॉडल प्रश्न पत्र है, उसको थोड़ा डेली रूटीन में निकालते रहें, डेली निकालते रहें अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, ताकि अपनी जो टेक्निकल मिस्टेक होती है पेपर के अंदर, पेपर सेट करने में एग्जाम हॉल में, उससे अपन बच जाए। और थोड़ा राजस्थान जीके पर भी ध्यान देना, क्योंकि कई बार अपन ये मानते हैं कि जीके हमने ढंग से पढ़ लिया है, सब्जेक्ट पर ज्यादा जोर देते हैं, तो हम वहाँ जो जीके के अंदर कमी रहेगी उसको वहां निकाल लेंगे। तो मुझे लगता है थोड़ा आपके लिए अटपटा हो सकता है, क्योंकि आप सब्जेक्ट के अंदर बहुत माहिर है। असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर जो भी बच्चे सिलेक्शन की कैटेगरी में होते हैं, वो सब अपने अपने सब्जेक्ट के मास्टर होते हैं। जीके जिनका स्ट्रांग होता है वो थोड़ी बढ़त ले लेता है, जैसा कि पूर्व की भर्तियों में अपन ने देखा है। तो अक्टूबर को मानने वाले, तैयारी करने वाले बच्चे अपना तन्मयता के साथ लगे रहें कि मध्य अक्टूबर के बाद एग्जाम है, मुझे जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है और मेरा जो समराइज्ड नोट्स है उसको मुझे पढ़ना है। और जो नए बच्चे अभी अक्टूबर मान करके चल रहे हैं, उन्हें अपनी जैसी तैयारी चल रही है वैसी करनी है। अब अगली जो आपका यही प्रश्न रहेगा कि सर अक्टूबर से आगे चली जाती है, यदि एग्जाम फरवरी और मार्च में होते हैं, तो फिर हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। जो महाभारत के युद्ध में अर्जुन की तरह डटे हुए हैं, उनको मुझे रणनीति बताने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने सब अपना बैल स्ट्रॉन्ग कर लिया है। अब तो उन्हीं चीजों को रिपीट करने की आवश्यकता है। जो चीजें आपके लिए थोड़ी टफ है, आपको असहज महसूस होती है, उनको अब अगले 2 महीनों तक ज्यादा पढ़ना है। मैं ज्योग्राफी की अलग से बात करूंगा, बाकी वाले की बात कर लेता हूं। तो अब यदि आगे जाती है तो ऐसी कंडीशंस में दो तरह के स्टूडेंटों के लिए दो तरह की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जो पूर्ण रूप से तैयार हो चुके स्टूडेंट हैं, उनको अपनी स्ट्रेटजी अलग रखनी है। और जो बच्चे अभी नए ऐड होना चाहते हैं या नए नए ऐड हुए हैं, उन बच्चों के लिए गोल्डन चांस बन जाते हैं। पुराने वालों के लिए मैंने बता दिया, आप वही अपना मटेरियल पढ़ें, करंट को थोड़ा मजबूत करते रहें, क्योंकि अब करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा आगे आने वाले समय में, क्योंकि पूरा राजस्थान का जियोग्राफी चेंज हो रहा है। और पूरे देश के अंदर जो पार्लियामेंट वगैरह के नए बिल्स वगैरह आ रहे हैं, हालांकि उनका अपने चैप्टर में ज्यादा इनरोल नहीं है, लेकिन फिर भी पॉलिटी में कहीं उसको ऐड करके पूछ ले या इकोनॉमी में कहीं ऐड करके पूछ ले। तो करंट भी आपको अच्छा तैयार करना है, और अपनी स्ट्रेटजी जो पूर्व में चल रही थी उसी स्ट्रेटजी के साथ चलना है। आप नए मैटर को कम से कम पढ़ें,
यानी ऐसा नहीं है कि आप कहीं दूर से उठा करके कि भाई वो बुक नहीं पढ़ी तो अपन सेटलमेंट ज्योग्राफी की वो बुक पढ़ लें या हिस्ट्री की वो बुक पढ़ लें, ऐसा आप मत करें। नए बच्चे जो ऐड होना चाहते हैं और या ऐड हुए हैं, उनके लिए गोल्डन चांस है। चाहे उन्होंने अपना जीरो से शुरू किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से शुरू कर रहे हैं। आप अच्छी रणनीति बनाइए, बेस्ट बुकें आपके पास आप अवेलेबल करवा दी होगी या अवेलेबल आपके पास हो गई होगी, नहीं है तो आप जिस भी सब्जेक्ट के हैं अपने किसी आइडियल टीचर से जो सक्सेस पर्सन है उनसे बुक लिस्ट ले लीजिए और अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप आगे बढ़ते रहिए। आपके लिए गोल्डन चांस ये है कि आप इसको जितना स्ट्रॉन्ग करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा आगे आने वाली लेक्चर भर्ती में, और आप इतने प्रिपेयर हो जाएंगे कि लेक्चर में आपको कोई रोक नहीं सकता। तो दोनों की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और आपको जो नए बच्चे हैं उन्हें जीके पर भी अच्छा ध्यान देना है, बराबर ध्यान देते रहना है। 3 पार्टों में डिवाइड कर लेना नए बच्चों को, पेपर नंबर 1, 2 और 3, इनको बराबर टाइम देते हुए चलना है। और इनको मैं कहता हूं कि आपका पेपर नंबर 1 और 2 जो सब्जेक्ट का है वो तो बहुत ही स्ट्रांग है, थोड़ा आपको थर्ड पेपर पे पूर्व में जितना टाइम दिया था उससे थोड़ा ज्यादा टाइम बढ़ा देना है। पेपर ये जो नए बच्चे आ रहे हैं, ये पहले तो ये अपना मॉडल जो भी पूर्व के क्वेश्चन पेपर है उनको आप देख ले कि भाई प्रश्न की प्रकृति क्या रहती है। उसके बाद है वो आपको ये देखना है कि उस सिलेबस में प्रश्न कहाँ से उठे हैं, नेट में कहाँ से उठते हैं, सेट में कहाँ से उठते हैं। तो आरपीएससी का क्या सिनेरियो रहता है प्रश्न डालने का, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे किस चैप्टर में क्या पढ़ना है। इस समय ये तो विद्यार्थियों की रणनीति है, किसी भी विद्यार्थी को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहूंगा। ये मेरे द्वारा दी गई रणनीति है, जरूरी नहीं है कि यही रणनीति आपके लिए कारगर हो। जो बढ़िया बेस्ट कर रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, जिन्होंने अच्छे कोचिंग को ज्वाइन कर लिया है, जिन्होंने अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली है, उससे कोई भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास खुद के पास पावर है, आप खुद कर सकते हैं। ये तो एक जनरल बात रही थी इस असिस्टेंट प्रोफेसर डेट को लेकर के। अब थोड़ा मैं ज्योग्राफी पे डिस्कस कर लूं, क्योंकि मेरे ज्यादातर जर्नल लर्नर हैं वो ज्योग्राफी के हैं। ज्योग्राफी के स्टूडेंट दोनों की मैं बात करूंगा, जो नए हैं और जो पुराने हैं। पुराने हैं मतलब योद्धा है, जिन पर हमें गर्व है कि वो बहुत जल्द ही असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं। और जो नए हैं उन्हें मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप केवल तैयारी में नए हैं, आप नॉलेज में बहुत पुराने हैं, क्योंकि आपने नॉलेज 6ठी क्लास से ज्योग्राफी का लेना शुरू किया था। तो आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हो सकते हैं, इस भर्ती के लिए नए हो सकते हैं, बल्कि आप पुराने हैं। जो पुराने हमारे स्टूडेंट्स हैं, अच्छी तैयारी कर रहे हैं, मैं ज्योग्राफी में उनको सलाह दूंगा, या ये उनको एक एडवाइस कह दें या एक हम्बली रिक्वेस्ट कह दें कि आपके पास जो ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर है, फर्स्ट पेपर में देखो, एक मैं सारे विद्यार्थियों को ये और कहना चाहता हूं कि आप किसी इस मुगालते में नहीं रहे कि उस सब्जेक्ट का, यानी जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस का मेरा वो चैप्टर वीक है तो उसको मैं थोड़ा कम कर दूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा तो उसको थोड़ा कम कर दूं, और जो मेरे स्ट्रॉन्ग है उसको जो और ज्यादा पढ़ूं। ये आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक पार्ट्स आपको बराबर क्वेश्चन दे रहा है। आपको जियोमार्फा में से भी 18 क्वेश्चन मिलेंगे या 15 मिलेंगे, और आपको कार्टोग्राफी में से 12 या 15 क्वेश्चन मिलेंगे। अब आप जियोमॉर्फो में कितना स्ट्रॉन्ग कर दोगे, जियोमॉर्फो में हर स्टूडेंट 15 क्वेश्चन के पास जाएगा, 14 से 15 क्वेश्चन के पास जाएगा। आप कितना स्ट्रॉन्ग कर दोगे, उससे 2 क्वेश्चन आगे बढ़ पाओगे, इससे ज्यादा नहीं बढ़ पाओगे। आपने कार्टोग्राफी को यदि थोड़ा सा कमजोर कर दिया
तो वो बच्चा कार्टोग्राफी में जो 15 या 12 क्वेश्चन आते हैं उसमें वो 10 से 11 क्वेश्चन कर देगा और आप 5 से 7 पे बैठे रहोगे, वो 5 का गैप डाल देगा आपका, और वो गैप आप पूरा नहीं कर पाओगे। ये ज्योग्राफी के बच्चों के सामने बड़ी समस्या है, क्योंकि ज्योग्राफी में कुछ चैप्टर ऐसे हैं, नए वाले भी इसको साथ में समझना, ज्योग्राफी में कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो टफ है, डिफिकल्ट है, और वही मेरिट निर्धारित करते हैं, ये ध्यान रखना। मेरिट निर्धारण का इश्यूज ही उनके अंदर छुपा हुआ है। तो आपको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के अंदर जो कठिन चैप्टर है उनको थोड़ा ढंग से तैयार करना है, अगले 1 या 2 महीने में थोड़ा उनको एक्स्ट्रा टाइम देना है। और मैं कहूंगा कि आपका फर्स्ट पेपर के अंदर जो प्रैक्टिकल का चैप्टर है, प्रैक्टिकल के 3 पार्ट है, ये ध्यान रखना। एक तो मानचित्र कला का है, और प्रैक्टिकल का एक पार्ट है इसका भूस्थानिक तकनीक का, और एक पार्ट है सांख्यिकी का। ये 3 पार्ट है प्यारे विद्यार्थियों, ये 3 पार्ट आपको पता है 45 क्वेश्चन दे बैठते हैं, एवरेज 45 से 48 क्वेश्चन इससे पढ़ेंगे, इससे कम नहीं है। कार्टोग्राफी के 12 से 15 है, और जियो स्पेसिफिक के 12 से 15 के आसपास है, स्टैटिक्स 15 के पास जाएगी। टोटल 45 से 48 या 45 क्वेश्चन अपन मान के चले, और 45 क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ा वेटेज रखते हैं। और इसी के अंदर एक कठिन चैप्टर है अपना रिसर्च का, पहले पेपर में ही, शोध विधि तंत्र, और इनको यदि मिला दें तो ये 60 क्वेश्चन ले डूब रहे हैं। अब अगले 1 महीने, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, मैंने 2 बार तैयारी की है, पहली बार इन्हीं की वजह से रहा था, और दूसरी बार मैंने इन्हीं पर ध्यान दिया। आपको इन पर एक्स्ट्रा समय देना पड़ेगा बाकी वाले चैप्टर से। कई बच्चे बराबर डिवाइड करके बैठते हैं कि मुझे फर्स्ट पेपर में आज 3 घंटे पढ़ना है, सेकंड पेपर में 3 घंटे पढ़ना है, थर्ड पेपर में 2 घंटे पढ़ना है। फर्स्ट पेपर के अंदर आप 3 घंटे पढ़ते हैं, 3 घंटे में इन पे ज्यादा जोर दीजिए। आप क्लाइमेटो को, आप जियोमॉर्फो को, आप ओसोनो को, इन्वायरमेंट को एक बार आपने पढ़ लिया, उसका प्रश्न नहीं जाएगा। इन्वायरमेंट को थोड़ा उनसे ज्यादा वेटेज दे दीजिए, मैं खुला कहता हूं। जियोमॉर्फो और क्लाइमेटो ओसोनो से इन्वायरमेंट को ज्यादा देना, इन्वायरमेंट से इन 3-4 को ज्यादा देना है। तो आप इनको बढ़िया तरीके से आप ढंग से पढ़ें, अच्छी तरीके से पढ़ें, और ऑथेंटिक बुक में से पढ़ें, और खुद के सेल्फ नोट्स बना बना करके पढ़ें, और एग्जाम के पर्पस पढ़ें। कई बार बच्चे क्या होते हैं कि इनको समझने लग जाते हैं, मैं इनके बारे में कह रहा हूं कि इनको समझने लग जाते हैं, ऐसे जैसे आप कोई पीजी का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप कोई यूजी का एग्जाम देने जा रहे हैं, इस कदर इसको आप ले बैठते हैं, ये आप बड़ी भूल कर रहे हैं। क्योंकि यहां हमें जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूटर, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूटर होते हैं, टीचर होते हैं, वो यही कहते हैं कि जब आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस समय आपका सिनेरियो एग्जाम बेस्ड होना चाहिए। आपने असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी की है तो आपका बेस स्ट्रोंग तो बढ़िया है ही है। इनके अंदर आपको एग्जाम व्यू से तैयारी करनी है। अब जैसे कार्टोग्राफी को आप पढ़ रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं, कार्टोग्राफ आप सब समझदार हैं, अच्छी तरीके से आपको पता है प्रोजेक्शन के ज्यादा प्रश्न आएंगे, सिलेबस लंबा चौड़ा भरा हुआ है। प्रोजेक्शन के अंदर आप उनके फॉर्मूलाज याद कर रहे हैं, आप गोल का त्रिविम प्रक्षेप कैसे बन रहा है उसको याद कर रहे हैं, अक्षांश देशांतरों का अंतराल याद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप प्रश्न का सिनेरियो देखो ना, पूर्व में जो प्रश्न बने उनका देखो। आप प्रोजेक्शन में केवल प्रोजेक्शन की विशेषता को समझो, केवल प्रोजेक्शन के इंपॉर्टेंस को समझ लो, उसकी विशेषता क्या है और उनके दोष क्या है, बस प्रश्न तो वहीं से पड़े हैं, जितने सारे प्रश्न हैं वो। और कार्टोग्राफी में एक आप स्केल की बात कर, कई बच्चे कहते हैं सर स्केल सिलेबस में नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, नहीं है तो स्केल के प्रश्न आएंगे, 101% 2 क्वेश्चन आएंगे। तो ये हमारी एक मेंटलिटी सेट होनी चाहिए कि
इन चीजों को ज्यादा पढ़ना है और केवल क्रीम चीजें पढ़नी है जहां से क्वेश्चन आते हैं, और वो तो आप पूर्व के पेपर जब देखोगे तो उनसे आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न कहां से आते हैं। भूस्थानिक तकनीक, जहां तक मैं समझता हूं ये सबसे टफ ज्योग्राफी का चैप्टर है। 12 से 15 प्रश्न आते हैं, अच्छी अच्छी 2-3 ऑथरों की बुकें हैं, आप वहां से इसको पढ़ लीजिए। केवल एग्जाम बेस्ड सिनेरियो से पढ़ लीजिए। मैक्सिमम बच्चे चौनियाल से पढ़ रहे हैं, कुछ खुल्लर से पढ़ रहे होंगे, तो आप जहां से भी पढ़े आप केवल और केवल एग्जाम बेस्ड पढ़िए। लेकिन आपने इसको यदि पीजी में नहीं पढ़ा है तो थोड़ी बहुत टफनेस आ रही है, आपके समस्या आ रही है, तो आप सोशल मीडिया का सहारा ले लीजिए। और हालांकि मेरे सारे लर्नर को पता है और मैं आपको इसके बारे में बता भी देता हूं, मैंने स्पेशली स्टूडेंटों के लिए बाकी किसी पर भी कोई कोर्स नहीं तैयार किया, क्योंकि मार्केट में सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएगी और आपको ये चीजें कोई अलग से नहीं देगा, क्योंकि इन चीजों को पढ़ने के लिए ही विद्यार्थी पूरे कोर्स का बंडल खरीदता है। तो मैंने इस जो जियो स्पेसिफिक टेक्निक्स है इसका अलग से कोर्स तैयार किया है। मेरे लर्नर को पता ही है और कई लर्नर वहां जा चुके हैं, करीबन 32 विद्यार्थी वहां एनरोल हो चुके हैं उस कोर्स पे। यदि आप चाहते हैं कि भूस्थानिक तकनीक को यदि मेरे समझ में नहीं है, जिसके समझ में आ गई है उसको किताब से पढ़ना है, कोई आवश्यकता नहीं इधर उधर घूमने की। आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ हेल्प मिल जाती है तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे चले जाइए। प्लेटफॉर्म का नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, यहाँ भी मैं बता दूं, आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर के एनके ज्योग्राफी पॉइंट सर्च कीजिए। एनके ज्योग्राफी पॉइंट ये हमारा ऐप है, और इस ऐप के अंदर आप जाइए। रजिस्टर्ड होने के बाद वहां जियो स्पेसिफिक टेक्निक्स का हमारा कोर्स मिलेगा, इस पर मैं थोड़ा आगे चर्चा कर दूंगा, वहां देख लीजिए, आपको लगता है तो आपकी सुविधा हो सकती है। और यदि आपने बेस्ट तैयार कर लिया है तो आपको नहीं, वहां आपको समय जाया करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद स्टैटिक्स, आप जेपी शर्मा से स्टैटिक्स पढ़ लीजिए। जो 4 चीजें आपको 4-5 चीजें हैं जो उसमें नहीं मिलती है, विद्यार्थी कहते हैं सर इनका क्या होगा, 1-2 प्रश्न आएंगे, आप वाया गूगल पढ़ लीजिए, वहां मिल जाएगा आपको। बच्चे सिमुलेशन मॉडल की बात करते हैं, गिनी कॉपियंस की बात करते हैं, या तो आपको इंग्लिश मीडियम की बुक जो इसकी आती है, अभी मैं ऑथर का नाम भूल गया, मोमडन कोई ऑथर है, आपने हिंदी ग्रंथ अकादमी में भी लिखते हैं और वो इंग्लिश मीडियम में लिखते हैं, उनमें आपको शॉर्ट मिल जाएगा। और नहीं तो फिर आपको स्टैटिक्स का कोई जो टीचर होता है या इकोनॉमिक्स का कोई टीचर होता है जो आपको गूगल पे मिल जाए, वहां से आप इसको सर्च करके पढ़ सकते हैं। बेसिक चीजें उसकी परिभाषा वगैरह पढ़नी, ये मैंने उसमें बता दिया है। हालांकि स्टैटिक्स का भी डालना है, सिलेबस विश्लेषण जल्दी डाल दूंगा मैं। शोध विधि तंत्र, ज्योग्राफी में आप बंसल को पढ़ लीजिए, इसके अलावा वीरेंद्र प्रसाद को भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। तो ये सारी चीजें हैं, इन पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। और जो हमारा सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर में मैं आपको ये कहूंगा कि आप जो सेटलमेंट ज्योग्राफी है उसको बढ़िया तरीके से देख लें। बाकी वाली इजी है, सब समझ में आ जाएगी। सेटलमेंट ज्योग्राफी के अंदर काफी गहराई से क्वेश्चन आते हैं। बाकी इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, उसके कंसेप्ट ढंग से देख लेना, जो सिद्धांत है ना उनको देख लेना। और विशेष करके जो इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी है उसमें तो 4-5-7 प्रश्न होते हैं, वो उन 3 सिद्धांतों में से ही आते हैं। ये वेबर का कौन सा हुआ, टॉड प्लांडर की क्या विशेषता है, ये मैंने सिलेबस विश्लेषण में ढंग से बताया है, आप वहां देख लेना। तो इस तरीके से अपनी एक स्ट्रेटजी रखनी है कि भी इन पे हमें ज्यादा जोर देकर के आगे जाना है। और जो नए बच्चे हैं उनके लिए यदि अगले 4 महीने हैं तो आप व्यवस्थित अपना सिलेबस उठाइए, बराबर पढ़ते जाइए, तीनों को बराबर वेटेज देना है, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर। और जहां तक मैं समझता हूं कि आपको जो स्कूल लेक्चरर का सिलेबस है उसको पहले ढंग से बढ़िया तैयार कर लेना है। यानी जो सिमिलर है, स्कूल लेक्चरर का भी है और कॉलेज लेक्चर में भी है, उसको आप पहले ढंग से तैयार कर लीजिए। और जीके आप बाई पॉइंट पढ़ते जाइए, क्योंकि जीके उसमें भी है
लेक्चर में भी है और इसमें भी है। तो नए बच्चों के लिए तो अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन चांस है, आप लगे रहिए, कहीं न कहीं आपको सफलता ज़रूर मिलेगी ज्योग्राफी के मार्फत। उसके बाद अगला जो मैं चर्चा करने वाला था, अपने प्लेटफ़ॉर्म, मेरे प्लेटफ़ॉर्म को लेकर के, मेरा नहीं कहूँगा, आप सबका प्लेटफ़ॉर्म है। जो मेरे लर्नर हैं, 3000 जो लर्नर हैं, उनका अपना प्लेटफ़ॉर्म है। और आपका जो अपनत्व मिला है, क्योंकि मैं एक अलग मंशा से काम कर रहा हूँ और मेरी मंशा मार्केटिंग न होकर के क्वालिटी एजुकेशन है। आज से 3 महीने पहले भी जब मैंने ये प्लेटफ़ॉर्म शुरू किया था, उस समय भी आपको कहा था कि मैं चाहता हूँ, जब मैं कॉलेज में गया, स्कूल एजुकेशन में मैंने करीबन साढ़े 8 साल बिताए, 11, वैसे तो 11 साल बिताए, एज़ ए लेक्चरर मैंने 8 साल बिताए। स्कूल का जो क्वालिटी कंटेंट है और कॉलेज का जो क्वालिटी सिनेरियो है, मुझे उसमें बहुत ज़्यादा गैप नज़र आया। तब मैंने एक प्रयास किया कि क्यों न बच्चों तक अपन क्वालिटी वाली चीज़ प्रोवाइड करवा दें। मैं उसी बेस्ड से आया हूँ और जो आपका प्लेटफ़ॉर्म है, एनके ज्योग्राफी अपना प्लेटफ़ॉर्म है, एनके ज्योग्राफी पॉइंट, प्लेटफ़ॉर्म का मतलब ऐप है ये। और नीचे मेरे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारा लिख रखा है। इस प्लेटफ़ॉर्म पर आप जाइए। इस समय मैंने केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के जो हमारे साथी थे, उसके लिए एक हेल्प कोर्स शुरू किया है और वो भूस्थानिक तकनीक का है और इसके बारे में मैं पूर्व में आपको बता भी चुका हूँ। भूस्थानिक तकनीक का है। इस कोर्स में 25 वीडियो है, करीबन 24 से 25 घंटे की क्लासें हैं और जो लर्नर रेस्पॉन्स दे रही हैं, मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरी लैंग्वेज को अच्छी तरीके से समझा और समझने के बाद आप उस पर एनरोल हुए और आपको यदि बेनिफिट मिल रहा है तो मैं खुश हूं इस बात को लेकर के कि मार्केट में किसी ने विद्यार्थी हित को समझ करके एक पर्टिकुलर चैप्टर को बाहर निकालने की कोशिश नहीं की। हालांकि अब कुछ इंस्टीट्यूट डाल रहे हैं उसको, एक एक वीडियो को डाल रहे हैं यूट्यूब पे या 5वां वीडियो डाल रहे हैं और फिर उसमें अपना जो एप्लीकेशन है उसमें भी वो बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि बच्चों ने ये डिमांड करनी शुरू कर दी है। खैर अच्छा हुआ, बढ़िया कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं विद्यार्थी हित में कर रहे हैं। भूस्थानिक तकनीक का जो मेरा कोर्स है उसको केवल असिस्टेंट प्रोफेसर वाले स्टूडेंट ही देखें, जिसको स्कूल लेक्चरर से तैयारी करनी वो नहीं देखें, और जो नए हैं और असिस्टेंट में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं वो वहां जुड़ सकते हैं। और दूसरे जो नेट करने वाले बच्चे हैं, नेट जेआरएफ की जो तैयारी करते हैं, वो बच्चे भी वहां आकर के और अच्छी तरीके से उसको सोच समझ करके, उसमें जो 5 नंबर का वीडियो है, 5 नंबर की क्लास है, उसके आगे एक आई सिंबल आता है, विजिबल सिंबल है, उसको आप क्लिक करके और आप उनको पढ़ सकते हैं पूरा, और उसके बाद आपको लगता है कि अच्छा है तो आप उन्हें बाई करें, समझ में आए तो करें, नहीं तो मत करना। उसके बाद दूसरा जो हमने एक काम किया है, सिलेबस विश्लेषण का एक कोर्स डाला है। सिलेबस विश्लेषण, पूर्व में भी सिलेबस विश्लेषण वाले कोर्स के बारे में मैं बता चुका हूं कि ये कोर्स मेरा, ये इसके अंदर जितने सारे वीडियो हैं वो सारे मेरे यूट्यूब पे पड़े हैं। मैंने उसको एज ए लाइब्रेरी बनाया है वहां, क्योंकि अब मेरी लाइब्रेरी रिकॉर्ड रहे मेरे लिए, और उसको लाइब्रेरी बनाने में जो मिनिमम कॉस्ट रहती है वो मिनिमम कॉस्ट हमने डाली है 300 रुपया, 350 रुपये उसकी कुछ चार्ज वगैरह लगा करके होते। अब मैं इस कोर्स को बड़ा बनाना चाहता हूँ, सिलेबस विश्लेषण वाले को। जो बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट से, और उन्हें ज्योग्राफी में, क्योंकि भूस्थानिक तकनीक तो मैंने डाल दिया है, अलग से कोर्स डाल दिया है,
इसके अलावा जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी हो गई, स्टैटिक्स हो गई, या कार्टोग्राफी हो गई, या इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, जब भी मुझे समय मिलेगा, मैं जो बच्चे मुझे रिकमेंड भेज रहे हैं कि सर ये चैप्टर टफ है या पर्टिकुलर कोई पॉइंट टफ है, तो मैं समय समय पर इस सिलेबस विश्लेषण वाले चैप्टर के अंदर ऐसी क्लासें डालता रहूंगा जो मुझे लगेगा कि ये टफ है। मैं ये आपसे वादा नहीं करता हूं कि मैं पूरा पूरा रिसर्च मेथोडोलॉजी वहां डाल दूंगा, नहीं, मैं नहीं डाल सकता क्योंकि इतना मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे और भी क्लासें अभी शुरू करनी है और कॉलेज में भी मेरा प्रॉपर टाइम रहता है, कभी भी मैं टाइम आउट नहीं होता हूं। तो जो भी टफ मुझे लगेगा वो मैं इस सिलेबस विश्लेषण वाले के अंदर डालता रहूंगा। ये मेरा दूसरा कोर्स है। अभी दो मेरे कोर्स और प्रस्तावित है अभी, और वो जल्द आने वाले हैं। एक है इंडिया ज्योग्राफी। इंडिया ज्योग्राफी एक बेहतरीन क्लासें मैं चाहता हूं कि इंडिया ज्योग्राफी हर एग्जाम का हिस्सा होता है। हर एग्जाम मतलब आप राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने सारे एग्जाम उठा लो, उसमें कोई टेक्निकल या कोई साइंस के स्पेसिफिक एग्जाम को छोड़ दें, बाकी सारे एग्जाम, अब जैसे टीचर्स के आप फर्स्ट ग्रेड को उठा लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट होगा, आपको जीके के अंदर इंडिया ज्योग्राफी के प्रश्न मिलेंगे। सेकंड ग्रेड को उठा लीजिए, आपको जीके में इंडिया ज्योग्राफी के क्वेश्चन मिलेंगे। आप एसआई को उठाइए, उसमें मिलेंगे। जूनियर अकाउंटेंट के अंदर मिलेंगे, पटवारी में मिलेंगे, ग्राम सेवक मिलेंगे। L2 के सोशल साइंस के अंदर मिलेंगे। L1 के एनवायरमेंट के अंदर आपको इंडिया ज्योग्राफी के क्वेश्चन मिलेंगे। और बच्चों का एक बोझ बना हुआ है इंडिया ज्योग्राफी। इंडिया ज्योग्राफी के कुछ ऐसे प्रश्न जो फिजिकल फीचर से रिलेटेड है, या ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड है, या क्लाइमेट से रिलेटेड है, अब बच्चों की समझ से परे हैं। हाँ, जो स्पेसिफिक ज्योग्राफी का बच्चा है उसके तो ज्योग्राफी बढ़िया होती है, लेकिन जो बच्चा सोशल साइंस से तैयारी कर रहा है, या जो बच्चा पटवारी की तैयारी कर रहा है, वो बेचारा इतना इंडिया ज्योग्राफी कब पढ़े। हमने एक ऐसा कोर्स बनाने की कोशिश की है जिसमें जीरो से लेकर के और टॉप तक, यानी A to Z तक इंडिया ज्योग्राफी हम कवर करने वाले हैं। और इसमें 1 by 1 क्लास आएगी, एक के बाद दूसरी क्लास आएगी। ऐसा नहीं है कि सारे वीडियो मैंने बना रखे मैं डाल दूंगा, ऐसा नहीं है। प्रतिदिन आपको एक क्लास मिलेगी इंडिया ज्योग्राफी की, जो 45 से लेकर के 60 मिनट के बीच में होगी, और जिसमें ऐसा मतलब जैसे मैं क्लास के अंदर पढ़ाता हूं, ठीक उसी तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं कोई फैक्चुअल इतनी सारी चीजें, जैसे मैंने सिलेबस विश्लेषण किया तो 1 घंटे के अंदर मैंने पूरा विश्लेषण कर दिया, ऐसा नहीं है। जैसे एज ए मैं 9th से लेकर के 12th और ग्रेजुएशन के बच्चों को जिस तरीके से पढ़ाता हूं, ऐसे मैंने पढ़ाने की कोशिश की है। और इसमें बाई मैप, बाई डायग्राम और विथ ग्लोब समझाने की कोशिश की है। जहां तक मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा ये कोर्स बनने वाला है। जितना मेरा हो सकता है मैं उसमें देने की कोशिश करूंगा, और ये हम जल्द ही लॉन्च कर देंगे। और इससे रिलेटेड एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, इसकी क्या क्या फीचर है, कौन लोग इसमें एनरोल हो सकते हैं। आज भी मैं कहता हूं कि हालांकि 9th-10th वाले बच्चे के पास तो एंड्रॉयड है नहीं, उसको रखना भी नहीं चाहिए। 11th और 12th के बच्चे जो भी मेरे लर्नर हैं, कुछ बच्चे हैं, वो इसमें एनरोल हो सकते हैं। ग्रेजुएशन के बच्चे अवश्य इन्हें प्राप्त करें, अवश्य इसमें एनरोल हो, क्योंकि ग्रेजुएशन में इंडिया ज्योग्राफी में तो रही है, पार्ट ही है। और यदि आप ग्रेजुएशन में भले ही आपकी ज्योग्राफी नहीं है, आप इंडिया ज्योग्राफी बढ़िया ढंग से पढ़ लेते हैं, आपको जीके के अंदर कहीं पर भी इधर उधर मारामारी करने की आवश्यकता नहीं इंडिया ज्योग्राफी को लेकर। और बेसिकली जो ज्योग्राफी से तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर इंडिया ज्योग्राफी के प्रश्न, पिछला जो पेपर मैंने दिया था, अब इंडिया ज्योग्राफी के यार आने तो 15 से 18 क्वेश्चन चाहिए, और उसने 30 क्वेश्चन भर रखे हैं। हर चीज, जैसे प्लेट टेक्टोनिक की थी, या जैसे इंडस्ट्रियल का था तो उसको इंडिया से उठा करके मार दिया, एग्रीकल्चर का था इंडिया से दे दिया। तब मुझे ऐसा लगा कि यार इंडिया ज्योग्राफी स्ट्रांग होनी चाहिए प्रत्येक स्टूडेंट की।
आप स्कूल लेक्चर का देख लीजिए, इंडिया ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा पोर्शन उसके अंदर पड़ता है। तो मैं बहुत बढ़िया कोशिश करूंगा एग्जाम के सिनेरियो से और एक क्लास के सिनेरियो से। तो 11-12 से लेकर के ग्रेजुएशन पीजी करने वाले और अन्य कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे इसमें एनरोल हो सकते हैं। और इसके अलावा एक मैं कोर्स लेकर के आ रहा हूं लेक्चरर के लिए, लेक्चरर ज्योग्राफी के लिए। बाकी सारे कोर्सों से अलग है। इंडिया ज्योग्राफी मैं खुद पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और बाई नोट्स आपको मिलाऊंगा। बाई नोट्स यानी मैं बोलूंगा और आपको लिखना पड़ेगा। लेक्चरर ज्योग्राफी, अब आपको होगी सर इतना टाइम आपके पास कहाँ है। ये चीज मुझे भी फील हो रही है कि इतना टाइम मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे कम से कम 4 घंटे इस प्लेटफॉर्म पे देने हैं, 6 घंटे मुझे कॉलेज में देने हैं, और बाकी मेरे पास साइंस जो घंटे बचते हैं वो मेरे अपने घंटे हैं। बट 4 घंटे में यदि दे पाता हूं, 1 घंटा मैं इंडिया ज्योग्राफी को दूंगा, 1 घंटा हमेशा मैं सिलेबस विश्लेषण को दूंगा, और बाकी का घंटा है वो मुझे लेक्चरर ज्योग्राफी पे देना है। और लेक्चरर ज्योग्राफी का जो कोर्स होगा वाकई में मैं बाकी सबसे अलग करने वाला हूं, बहुत इजी करने वाला हूं। लेक्चरर ज्योग्राफी का जो मेरा कोर्स होगा वो बुक रिव्यू होगा, बुक रिव्यू। मैं सेलेक्ट चीजें बुक में से आपको प्रोवाइड करवाऊंगा और बाय नोट्स आपको लिखाऊंगा। मैं चाहे कहीं से भी ढूंढ करके लाऊं, आपको मैं ये चीज, और ये पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेगा। जैसे इनर ऑफ अर्थ है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, तो आपको पीडीएफ के जरिए मैं आपको बताऊंगा और उसमें से मैं ये चीज लिखाऊंगा कि आप इसको नोट्स कीजिए, इस पर ये ध्यान देना है हमें। इस चैप्टर में से आप सविंदर सिंह से उठा लीजिए या ब्रणवाल से उठा लीजिए या खुल्लर से उठा करके हम ये देखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में ये क्वेश्चन बनते हैं, इसको इस ढंग से पढ़ना चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये बताऊंगा कि पढ़ाने से पहले ये चीज बताऊंगा कि भाई आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना से पहले ये समझ लें कि किस टाइप के प्रश्न बनते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना में। ये अगले 3 से 4 महीने तक चलने वाला कोर्स है। ये अगले 3 महीने चलने वाला कोर्स है इंडिया ज्योग्राफी। तो ये 3 से 4 महीने बहुत ही अच्छा कोर्स, जहां तक मैं कोशिश करूंगा सबसे बेटर देने की कोशिश करूंगा। तो आप इन दोनों कोर्स को लेकर के आप और हम सब मिलकर के और ज्योग्राफी को इतना क्वालिटी और प्रत्येक बच्चे तक पहुंचा दें ताकि बच्चा असहज महसूस नहीं करे। तो ये 3 मेरे विजन है, सिलेबस विश्लेषण का, इंडिया ज्योग्राफी का और लेक्चरर ज्योग्राफी का। इसको लेकर मैं जल्द आपके बीच में हम सब मिलकर के और ज्योग्राफी के अंदर एक क्वालिटी एजुकेशन की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद।